ऐसे 240 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट होती है वो दो कारणों की वजह से हो सकती है। पहला तो हो सकता है एरर, दूसरा हो सकता है फ्रॉड। अब फ्रॉड से जो मिस स्टेटमेंट होती है उसको फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरी कैटेगरी है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब हम सबसे पहले फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देखते हैं। तो इसमें हमने तीन भागों में बांट दिया, यानी तीन तरीके से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। अब वो कौन कौन से तीन तरीके हैं? पहला है मैनिपुलेशन, दूसरा है ओमिशन, तीसरा है मिस एप्लीकेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है? मैनिपुलेशन में होता है फॉल्सिफिकेशन, अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है उसमें अल्टर कर देना, यानी उसमें चेंज कर देना, या फिर उसको गलत प्रेजेंट करना, यानी उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाल देना, यानी फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं फिक्टिशियस जर्नल एंट्री या फिर रिकॉर्ड्स में किसी भी तरीके का चेंज। अब ओमिशन में देखते हैं। ओमिशन में क्या होता है? ओमिशन में देखो, ओमिशन में या तो हम उसको उस चीज़ को बिल्कुल अकाउंट ही नहीं करते, यानी बिल्कुल उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, या फिर इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं पूरी तरीके से। अब देखो, अब कौन सी चीज़ को हम अकाउंट नहीं करते हैं, जैसे कि जो एक्सपेंसेस जो हमने इस साल के एंड में इनकर कर दिए, तो उसको हम क्या करेंगे, इस बार हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने एक्सपेंसेस दिखा दिए तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, यानी उसको हमने क्या किया, अकाउंट फॉर ही नहीं किया। और एग्जाम्पल उसका कि किसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया, यानी हमारे पास इनकम आई थी लेकिन वो एडवांस इनकम थी, यानी हमारे लिए क्या हुई, लायबिलिटी हुई, लेकिन हमने उसको बताया ही नहीं, हमने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि एडवांस इनकम है। हमने उसको सिर्फ इनकम दिखा दिया और हमने प्रॉफिट्स बढ़ा लिए। ठीक है, इस तरीके से ओमिशन। अब मिस एप्लीकेशन मतलब मिसअप्लाई करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मिसअप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है कि देखो, जो एजम्पशंस है उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि एजम्पशंस को हम अपने फेवर में कर सकते हैं। जहाँ पे एजम्पशन था कि प्रोविजन फॉर बैड डेट 20% का लेना, हमने वहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट सिर्फ 2% का लिया, यानी हमने एजम्पशन में क्या किया, एडजस्टमेंट कर दी। ठीक, यानी अपने फेवर में उसको मोड़ लिया। या फिर हमें लग रहा है कि नहीं यार 20% है, मैं 2% प्रोविजन लूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, ठीक है, कोई भी पता कर लेगा, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में इंगेज कर लेते हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकती थी, उसको हम इतना घुमा फिरा के करते हैं कि जो पकड़ने वाला बंदा है वो भी कंफ्यूज होकर के छोड़ दे कि भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी तीन तरीके से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। पहला है मैनिपुलेशन, दूसरा ओमिशन और तीसरा है मिस एप्लीकेशन। इन तीनों को निमोनिक हमने बना रखा है मॉम। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो पापा को जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग घर की जब पूरे महीने की जब प्रेजेंट करनी होती है, तो मम्मी की उसमें क्या करती है, फ्रॉड कर लेती है और अपने लिए पैसे बचा लेती है, सेव कर लेती है। फिर दूसरे तरीके का फ्रॉड होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स को भी हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी में सिर्फ कैश है और दूसरी में अदर देन कैश, जिसमें आप स्टॉक या फिक्स एसेट्स या कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कैश में क्या होता है, कैश रिसीट्स को सप्रेस कर लेना है, यानी कैश रिसीट्स आई है लेकिन उसको दिखाना नहीं है कि आई है, अपने पास अपने जेब में पैसे रख लेना। दूसरा कैश पेमेंट, यानी कैश पेमेंट को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। फिर अदर देन कैश में आप जो सामान जो आपके वेयर हाउस में जो पड़े हुए हैं उसको चुरा सकते हो, या फिर उसको चुराना नहीं है लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करना है। जैसे टेलीफोन रखा हुआ है, आप टेलीफोन से क्या करते हो, टेलीफोन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, लेकिन आप क्या करते हो, रिश्तेदारों से बैठ करके बातें करने लग जाते हो, घंटों बातें करते हो। यानी या तो आपने देखो फ़ोन चुरा ही लिया, या तो आप फ़ोन आपने चुराया नहीं, इतनी हिम्मत है नहीं कि आप चुरा लोगे, तो आप क्या करते हो, दूसरा तरीका अपनाते हो। आप क्या करते हो, अपने पर्सनल यूज़ में उस चीज़ को, उस एसेट को लेने लगते हो। अब हम देखते हैं ये जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और जो मिस एप्रोप्रिएशन एसेट्स है, इसके फ्रॉड रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? देखो, फ्रॉड रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो ऐसा मुमकिन है कि वहाँ पे फ्रॉड हो रहा हो। देखो, बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं कि वो फ्रॉड हो रहा हो, लेकिन जहाँ पे भी फ्रॉड होता है ना, वहाँ पे ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर जरूर मिलते हैं। तो अगर आपने देखना है कि आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एटीट्यूड, फिर है इंसेंटिव या प्रेशर, या फिर है अपॉर्चुनिटी। अब देखो, इन सब तीनों का मतलब बता देता हूँ कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर को हमने तीन कैटेगरी में बांट रखा है। ठीक है, तो पहला है कि
इंसेंटिव या प्रेशर, यानी बंदा तो देखो सीधा साधा है, बंदा क्या है सीधा साधा, लेकिन अगर उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, उसके ऊपर दबाव बनाया जाए या फिर उसको प्रमोट किया जाए गलत काम करने के लिए, तो वो कर सकता है, वो बहकावे में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बंदा क्या है, न्यूट्रल है, वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बंदा को अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो कर देगा। देखो 90% दुनिया में लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली ना तो उसको कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं। जब तक वो कहावत नहीं है कि चोर कि सीधा साधा बंदा कौन है, जो पकड़ा नहीं गया वो सीधा साधा बंदा है ना, वो ईमानदार है जो पकड़ा नहीं गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि जहाँ पे जिसको जो मौका मिलता है वहाँ पे कर देता है। तो अपॉर्चुनिटी के केस में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे फ्रॉड फैक्टर हो सकते हैं। और एटीट्यूड मतलब बंदे का मानसिकता ही खराब है। बंदा कहता है यार चोरी करना, कौन कहता है चोरी करना पाप है, चोरी करना कोई पाप वाप नहीं है, दुनिया में सही गलत जैसा कुछ नहीं होता है हैं। तो मैं इस तरीके के बंदे ना, तो वहाँ पे भी आपको सावधान होना चाहिए। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कौन कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, एटीट्यूड, इंसेंटिव, प्रेशर और अपॉर्चुनिटी। तो अब एटीट्यूड में देखते हैं कौन कौन से हमने जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर उसको एटीट्यूड वाले में हमने डाल रखा है। पहला ये कि इनएप्रोप्रिएट वैल्यूज़ और अनएथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो कंपनी है उसके जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो ठीक नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, उसने कंपनी ने कोई ठीक से कोई कोड ऑफ एथिक्स ऐसा कुछ लागू नहीं कर रखा है। और जो सीनियर मैनेजमेंट है उसकी इंटीग्रिटी है ही नहीं, उसका जो मोरल है बिल्कुल कम है, वो डिसऑनेस्ट है। तो जाहिर सी बात है, जब मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है, आपका जो कोड ऑफ एथिक्स है ऐसा कुछ आपका है ही नहीं, तो मतलब वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। फिर आता है इंसेंटिव या प्रेशर। देखो अब कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, आप दिवालिया होने वाले हो, या आपका कोई टेक ओवर कर सकता है, या आपके कैश फ्लोज नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको यार मजबूरी में आकर के आपको करना पड़ेगा चोरी या फ्रॉडुलेंट, मतलब गलत काम आपको करने पड़ेंगे, फ्रॉड करना पड़ेगा। या फिर आपका कोई फिनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, अगर कंपनी को कुछ बुरा होता है तो आपका सीधा परिवार के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, तो अब आपको मजबूरी में करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कोई केस आपको दिखता है कि कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बैंकरप्सी है, जैसे जो ऑटोमोबाइल्स कॉलेज जो सेक्टर होता है इसमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी का, किसी कंपनी में किसी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है। तो आपको उस व्यक्ति के प्रति अधिक सचेत होकर मतलब ऑडिट करना चाहिए। फिर आती है बारी अपॉर्चुनिटी की, तो यानी कि आप इंडस्ट्री में डोमिनेट करते हो। देखो अगर आप इंडस्ट्री में डोमिनेट करते हो तो आप जो कोई भी लोकल अथॉरिटी जो होती है ना, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब मान लो एक तरीके से कि पूरे इंडिया पे सिर्फ रिलायंस का ही डोमिनेशन हो टेलीकॉम सेक्टर में, तो रिलायंस क्या कर सकती है, रिलायंस जो मसल फ्लैक्सिंग है वो गवर्नमेंट के साथ कर सकती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब गवर्नमेंट को डरा धमका सकती है, यानी जो डोमिनेट पोजीशन है उसका वो गलत अब मतलब यूज़ कर सकती है। तो जहाँ पे भी, इसलिए कहते हैं कि मार्केट में कभी भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। फिर आपके ऑपरेशंस जो है इंटरनेशनल बॉर्डर यानी फॉरेन ऑपरेशंस भी, अगर देखो अगर आपके फॉरेन ऑपरेशन है तो ज़्यादा चांसेस है कि आप फ्रॉड कर सकते हो। अब वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ और ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग का यूज़ करके गलत काम कर सकते हो, टैक्स सिस्टम को आप मतलब एब्यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपने ये सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखने। अब हम देखते हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में कौन कौन से ये होते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो पहले एटीट्यूड देखो, डिसरिगार्ड फॉर द नीड फॉर मॉनिटरिंग, यानी मॉनिटरिंग की जो नीड है उसको आप डिसरिगार्ड कर देते हो, उसकी अवहेलना कर देते हो, उसको मॉनिटरिंग आप करते ही नहीं हो। फिर है डिसरिगार्ड फॉर ICS ओवर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स बाय ओवर राइडिंग एग्जिस्टिंग IC। अब देखो कुछ बंदे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं ना जो क्या करते हैं कि जो भी सिस्टम या प्रोसीजर जो भी लेट डाउन होता है उसको बाईपास कर देते हैं। कहते हैं यार ये सिस्टम ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि काम कंप्लीट होना चाहिए, कैसे भी काम कंप्लीट हो। तो अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो जाहिर सी बात है फ्रॉड कर ही सकते हो, है ना। अब आपको वर्किंग पेपर बनाना था, आपने वर्किंग पेपर नहीं बनाया, तो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि बंदे ने कुछ ना कुछ गलत काम किया हो, कोई ना कोई स्टेप उसने स्किप कर दिया हो। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के लिए अगर कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और अगर आप उसकी अवेलना करके उस सिस्टम को ओवरराइड कर देते हो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। फिर आप
डेफिशिएंसीज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आपका एटीट्यूड ही गलत है। आप सोचते हो कि डेफिशिएंसी तो चलो छोटी मोटी है, अरे छोटी मोटी नहीं है, एक बार अंदर तो जाओ, देखो कितना है, फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप ये सब चेक ही नहीं करते हो डेफिशिएंसीज को। फिर इंसेंटिव प्रेशर में क्या है कि आपको पता है कि भाई मेरी छुट्टी होने वाली है, एंटिसिपेटेड ले-ऑफ्स है, यानी कंपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम करने वाली है। देखो नाम का वॉलंटरी होता है, ज़बरदस्ती भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी नौकरी की छुट्टी होने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप काम ही नहीं करोगे या चोरी करने लगोगे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे आपके जो कंपनसेशन और जो या बेनिफिट प्लान है उसमें कुछ ऐसे चेंज आए जिससे आप खुश नहीं हो। देखो जब भी कोई ऑडिटर होता है उसको लगता है कि अभी मैनेजमेंट ने क्या किया, कंपनसेशन प्लान में कोई चेंज किया जिससे कि एम्प्लॉयज़ आपके खुश नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वो फिर करेंगे ना गलत काम। या फिर आपको ऐसा दिख रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो बहुत ही साइज में छोटा है और बहुत जल्दी बिक सकता है, तो कोई भी उसको उठा के लेके जा सकता है, या इन्वेंट्री छोटी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जैसे डायमंड हो गया एक तरीके से, मान लो छोटा है बट वैल्यू बहुत है, तो वहाँ पे भी फ्रॉड रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने देख लिया सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड रिस्क फैक्टर और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के फ्रॉड रिस्क फैक्टर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो देखो सबसे पहले है, एक तो है कि ऑडिटर को फ्रॉड के बारे में कारों में रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है, तो रीजनेबल एश्योरेंस करने की ज़रूरत है। और उसको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को फॉलो करना चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब उसको हमेशा क्या करना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड उसका होना चाहिए हमेशा, ठीक है। फिर है नो लीगल डिटर्मिनेशन ऑन अकरेंस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड निकल भी गया तो इसके ऊपर ऐसा कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि नहीं फ्रॉड निकल गया तो मतलब तुमने गलत काम किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। ऑडिटर ने बस अपना रीजनेबल एश्योरेंस लेना चाहिए और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद भी कोई ऑडिटर को फ्रॉड नहीं मिलता है तो इसकी कोई ऑडिटर की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर फ्रॉड उसको मिल जाता है, अगर फ्रॉड मिल जाता है तो उसको क्या करना है, इम्पैक्ट को कंसीडर करना है कि इस फ्रॉड का मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। फिर उस हिसाब से वो अपने जो या तो ओपिनियन मॉडिफाई कर सकता है या अपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर से लगा सकता है, या फिर वो दोबारा से क्या करेगा, रिस्क को मेजर करेगा। अगर फ्रॉड बहुत ज़्यादा है तो उसका जो रिस्क का लेवल वो घटाएगा बढ़ाएगा, या और दोबारा से सारे प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट करेगा। अब अगर उसको फ्रॉड मिल जाता तो रिपोर्टिंग कैसे होगी। देखो अगर फ्रॉड 1 करोड़ रुपए से कम है तो विद इन 2 डेज आपको ऑडिट कमेटी को बता देना है। लेकिन अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, क्या है 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, तो आपको ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बतानी है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स एबिलिटी, तो ऑडिटर्स की एबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी। अब जो फ्रॉड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं, यानी फ्रिक्वेंटली होते रहता फ्रॉड, तो ऑडिटर तो क्या ही ओपिनियन देगा, हर चीज़ में तो फ्रॉड ही होगा। फिर अमाउंट, यह हो सकता है फ्रॉड बहुत ही छोटे अमाउंट का हो जिसे ऑडिटर डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो एक मटेरियलिटी के बेस पे जो ऑडिट होता है। अब मटेरियल से एक छोटी अमाउंट का अगर फ्रॉड हो रहा हो तो हो सकता है उसको वो इग्नोर कर दे। फिर कॉल्यूजन, यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज या फिर आउटसाइडर सप्लाई, उन सब के साथ मिली भगत करके अगर फ्रॉड होता है तो उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। या फिर सीनियरिटी लेवल, यानी जितने ज़्यादा सीनियर लेवल वाले बंदे फ्रॉड करेंगे उसको उस फ्रॉड को पकड़ पाना उतने ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर स्किलफुलनेस, मतलब यार जितनी ज़्यादा कुशलता से चोरी करी जाएगी तो उसको पुलिस वालों को पकड़ना तो उतना मुश्किल हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने देखा कि उसे क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना है। इसके ये सब करने के बावजूद अगर उसको फ्रॉड नहीं मिलता है तो उसके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगी। और अगर फ्रॉड मिल जाता है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा उसको वो कंसिडर करना है। फिर उसको फ्रॉड की रिपोर्टिंग कर देनी है ऑडिट कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर कारों में भी उसको इस चीज़ को रिपोर्ट करना है। और फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जो कि ऑडिटर की जो एबिलिटी है फ्रॉड को डिटेक्ट करने की उसको अफेक्ट करें, और वो फैक्टर्स को हम कहते हैं फैक्ट्स। एफ से फ्रीक्वेंसी, ए से अमाउंट, सी से कॉल्यूजन, टी से
द सीनियोरिटी लेवल और ऐसे स्किलफुलनेस। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ों पे भी आ जाते हैं, देख लेते हैं। ऐसे देख लेते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो अब जो ऑडिटर है वो जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा तो उसमें वो क्या क्या करेगा ताकि उसका फ्रॉड जो है डिटेक्ट कर पाए वो। तो सबसे पहले तो इंक्वायरी करेगा, किससे करेगा? मैनेजमेंट और TCWG से करेगा। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि आप हमें ये बताओ, आप अपने हमें प्रोसेस बताओ जिस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हो, रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हो, और फिर अगर को आइडेंटिफाई हो गए तो आप किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हो। तो इसका हमें प्रोसेस बताओ। तो क्या पूछेगा? आप हमें प्रोसेस बताओ। किसका प्रोसेस बताओ? आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड। फिर वो पूछेगा कि अच्छा ये बताओ, आपने हमें प्रोसेस तो बता दिया, आपने अपनी तरफ से भी तो कुछ असेसमेंट किया होगा ना रिस्क ऑफ फ्रॉड का। तो हमें वो बताओ कि आपके असेसमेंट में क्या रहा, मतलब फ्रॉड है या नहीं है, मेटल में स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिली नहीं मिली। तो वो उससे मैनेजमेंट का खुद का असेसमेंट भी मांग लेगा, और मैनेजमेंट से बोलेगा कि क्या आपने जो दोस्त चार्जेस गवर्नेंस है TCWG है उसके साथ फ्रॉड से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन करिए। अगर कोई कम्युनिकेशन करिए तो हमें दिखाओ, है ना। तो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन टू TCWG विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड। फिर वो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी किसी तरीके का कम्युनिकेशन किया है तो आप हमें वो भी बता दो। और फिर पूछ लेगा मैनेजमेंट से जाते जाते कि आप हमें, अगर आपके को पता, अभी भी हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, अभी भी अगर आपको किसी को नॉलेज है किसी एक्चुअल या फिर सस्पेक्टेड या फिर एलिजिड फ्रॉड के बारे में, तो आप हमें उसके बारे में बता दो। एक्चुअल मतलब जो कि एक्चुअल में हुआ, सस्पेक्टेड मतलब जो कि मतलब शक लग रहा है कि हाँ हुआ है, या फिर एलिजिड फ्रॉड मतलब कि ऐसा सुनने में आया था बट ऐसा हमें कुछ मिला नहीं ऐसा फ्रॉड के बारे में। तो अगर इस तरह सुनने में भी अगर कोई फ्रॉड आया तो उसके बारे में हमें बता दो। फिर बंदा जाएगा, ऑडिटर जाएगा TCWG के पास। तो TCWG के पास कौन कौन सी इंक्वायरी करेगा? TCWG से भी पूछेगा कि मैनेजमेंट कह रहा था कि मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट किया है कि मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई रिस्पॉन्ड करने का। तो क्या मैनेजमेंट आपको सच में आपको कम्युनिकेट किया है प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड। फिर आप ये जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है इसके ऊपर आप ओवरसाइट किस तरीके से करते हो, आप हमें वो बताओ अपना। और मैनेजमेंट ने अपने प्रोसेस के अलावा अगर कोई इंटरनल कंट्रोल भी लगा रखा है रिस्क ऑफ फ्रॉड को मिटिगेट करने के लिए, तो वो जो रिस्क ऑफ फ्रॉड है उसके बारे में भी आप हमें बता दो। आपको क्या लगता है उस इंटरनल कंट्रोल के बारे में, क्या वो रिस्क ऑफ फ्रॉड को मिटिगेट कर पाएगा, या क्या आपकी नॉलेज में ऐसा कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो हमसे छूट रहा है। और मैनेजमेंट से भी और TCWG से भी जाते जाते पूछ लेगा कि हम आपको भी आखिरी मौका दे रहे हैं, आप हमें एक्चुअल सस्पेक्टेड या फिर एलिजिड फ्रॉड के बारे में अगर आपको कोई नॉलेज है तो हमें बता दो आप। ठीक है, तो ये इंक्वायरी मैनेजमेंट से करेगा कैप के बारे में। कैप मतलब कि कम्युनिकेशन किससे? TCWG से और एम्प्लॉय से। और A से मतलब मैनेजमेंट का असेसमेंट रिस्क ऑफ फ्रॉड का, और मैनेजमेंट का प्रोसेस पूछ लेगा। और TCWG से IPO के बारे में इंक्वायरी करेगा। IPO मतलब कि इंटरनल कंट्रोल जो कि मिटिगेट करने के लिए, जो कि इसको मिटिगेट करने के लिए मैनेजमेंट लगा रखा है। फिर P मतलब कि मैनेजमेंट का प्रोसेस, और O मतलब ओवरसाइट कि मैनेजमेंट के प्रोसेस के ऊपर TCWG का क्या ओवरसाइट होता है। फिर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वो सबसे पहले तो इंक्वायरी कर लेगा, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि परफॉर्म करके देखेगा कि अगर कोई उसको अनयूजुअल या फिर अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आइडेंटिफाई होता है कि नहीं होता। अगर उसको होता है तो उसको वो फर्दर मतलब प्रोसेस जारी रखेगा। वो रिवेन्यू अकाउंट पे विशेष जोड़ देगा एनालिटिकल प्रोसीजर में, क्योंकि रिवेन्यू अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड होने के। ठीक है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन मतलब कि ऐसे 720 में जो ऑडिट रिपोर्ट जो आती है, तो ऑडिट रिपोर्ट में अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट होती है और बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो अगर आपको एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट के अलावा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट हो रखी है उसमें अगर आपको ऐसे ही आपको मिलता है कि जहाँ पे फ्रॉड हो रखा हो, आपको देखने से लग रहा हो फ्रॉड, तो आपने वो चीज़ भी देखनी है। जैसे कि
आपने जो सैलरी कैलकुलेट करी है वो 7,000 एम्प्लॉयज़ के बेस पे करी है, बट जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें बता रखा है कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ 5,000 हैं। तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है चीज़ें। फिर जो हमने यहाँ पे जो पीछे हमने जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो हमने देखे थे, अगर आपको ऐसे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर मिल जाते हैं, चाहे वो फ्रॉडुलेंट डिफरेंशियल रिपोर्टिंग वाले हो चाहे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स वाला, अगर आपको मिल जाता है तो आपको उसको इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? उसको इवैल्यूएट करना है। देखो जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर होता है ना, अगर आपको मिल गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रॉड हो रखा है। अगर हाई कॉम्पिटिशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड होगा ही होगा, या नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉड होगा। लेकिन जहाँ पे फ्रॉड होता है वहाँ पे ये चीज़ें जरूर मिलती है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब और कुछ भी देख लेते हैं, बाकी है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। देखो जो आपने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपने फॉलो किया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप अपने जो है रोमम लगाओगे। उसके बाद आप ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करोगे। ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपके पास जो एविडेंस मिले तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या ये एविडेंस जो है मिस स्टेटमेंट है। अगर ये मिस स्टेटमेंट है तो मिस स्टेटमेंट एरर के कारण हो सकती है, फ्रॉड के कारण हो सकती है। तो आप देखोगे क्या ये फ्रॉड के कारण है। अगर ये फ्रॉड के कारण है तो आप अपनी जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो रिलायबिलिटी है उसको दोबारा से रिकन्सिडर करोगे। देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है कम्युनिकेशन, एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है विद द मैनेजमेंट या फिर TCWG जो भी बोलो। तो अगर आपको फ्रॉड मिल गया तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट के साथ हो रही है वो गलत हो रही है, मैनेजमेंट आपसे झूठ बोल रहा है। तो आप उसकी जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जो रिलायबिलिटी है उसको आप रिकन्सिडर करो, और अपना जो रिस्क का जो लेवल आपने डिसाइड कर रखा है ना उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले हिसाब से पिछली रिवीजन के पिछला जो आपने रोमम के हिसाब से आपका क्या था, रिस्क आपका कम था। अब आपको फ्रॉड मिल गया तो मतलब आपका रिस्क ज़्यादा हो गया। मतलब आपको अपनी दोबारा से जो ऑडिट प्रोसीजर हो दोबारा से आपको पूरा करना पड़ेगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा, मटेरियलिटी आपका चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, रिस्क को रिवाइज करो। फिर अनेबल टू कंटिन्यू। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार हर जगह ही फ्रॉड है, अब मैं क्या करूँ, कुछ करने का मतलब ही नहीं बनता है, तो आप क्या करो, प्रॉब्लम को अप्रोप्रिएट पर्सन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दो और विड्रॉ कर लो। अगर पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लो, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में आप किसको बता दो, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बता दो विद रीजंस। और अगर कोई दूसरा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो रिपोर्ट रेगुलेटरी बॉडी अगर कोई हो तो उसको बता सकते हो तो उसको भी बता दो। फिर अब ऐसे 240 में हमने कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करना है। देखो अगर आपको कोई फ्रॉड मिलता है, इंडिकेटर फ्रॉड मिलता है, तो आपने उसको भी डॉक्यूमेंट कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है फ्रॉड से रिलेटेड तो आपने क्या किया, अप्रोप्रिएट लेवल पर टाइमली बेसिस पे कर लेना है, यानी समय रहते ही वो चीज़ कर देनी है। ऐसा नहीं आपको फ्रॉड मिला और 3 महीने बाद आप बता रहे हो, ऐसा नहीं, टाइमली बेसिस पे कर देना है। और आपने TCWG को भी कम्युनिकेट कर देना है, यानी सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट लेवल पे कम्युनिकेट करेंगे और फिर TCWG को भी कम्युनिकेट कर देना है अगर रेलेवेंट है। मतलब कि छोटा मोटा फ्रॉड है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर TCWG खुद ही इन्वॉल्व है तो आपको तो भी करने की ज़रूरत नहीं है।